तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार। आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास बढ़िया चल रही होगी और पढ़ाई भी आप बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे? मौलिक अधिकार। और जो ये ऐसे अधिकार है दोस्तों कि सबको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बनाए हैं। तो हमको एक एक मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो कौन से भाग के अंदर है? कल मैंने भाग की बात की थी। भाग नंबर कौन से में है मौलिक अधिकार? भाग नंबर 3। भाग नंबर कौन से में है? 3 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसकी बात होगी? मौलिक अधिकारों की बात होगी। सबसे बड़ी बात कि जो मौलिक अधिकार है, इनको किस देश से ग्रहण किया गया? अगर पूछे ना कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, बहुत बारी प्रश्न आ चुका है, सैकड़ों बार आ चुका है। मोस्ट है कि मौलिक अधिकार किस देश से अर्जित किए गए हैं। तो किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 के अंदर है। अनुच्छेद की बात करूं तो 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद चलेंगे, उसमें किसकी बात होगी? मौलिक अधिकारों की बात होगी। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से लिए गए हैं। मैं बात करूं मूल के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार थे, कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मौलिक अधिकार कहाँ चला गया? जो एक मौलिक अधिकार है वो कहाँ चला गया? आर्टिकल आर्टिकल 31 के अंदर कौन सा अधिकार था हमारे पास? संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति। संपत्ति का अधिकार था। तो आर्टिकल 31 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था, उसको यहां से हटाकर, इसको खत्म नहीं किया दोस्तों, इसको यहां से उठाकर अनुच्छेद 300 ए के अंदर क्या कर दिया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब जो आर्टिकल 31 के अंदर हमारे पास कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। वो किसके अंदर? मौलिक अधिकार से क्या कर दिया? हटा दिया। और कौन से आर्टिकल के अंदर? एक नया आर्टिकल बनाया 300 ए कैपिटल। और क्या? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब हटाया गया इसको? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? संपत्ति को अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया? 300 ए के अंदर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो हम बढ़िया तरीके से लिखेंगे इसको। साथ साथ में नोट कर लेना आप। भाग नंबर की बात करूं तो भाग नंबर कितने में है? 3 में है। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद की बात करूं तो 12 से लेकर कहां तक बात होगी? 35 तक किसकी बात होगी? मौलिक अधिकारों की बात होगी। फिर ग्रहण कहाँ से किए गए हैं? जो ग्रहण है वो किस देश से लिए गए हैं? मतलब ये, तो ये अमेरिका से है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से है। मूल में अगर पूछूं, मूल के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। फिर मैं वर्तमान की अगर बात करूं, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कौन सा? 6 है। जो एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 31 के अंदर क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था। इसको किस में डाल दिया गया? आर्टिकल, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया। आर्टिकल 300 ए के तहत इसमें क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 ए के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया। वर्तमान में कितने अधिकार हो गए? 6 अधिकार हो गए। और कब किया गया ये संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन
1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको वहां से हटाकर आर्टिकल 301 के अंदर क्या कर दिया, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो मैं मौलिक अधिकार की बात करूँ तो भाग कौन से हैं, भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करूँ तो 12 से लेकर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 35 तक चलेगा। और ग्रहण दोस्तों कहाँ से किए गए हैं, ग्रहण अमेरिका से किए गए हैं। और मूल के अंदर मौलिक अधिकार पूछ ले तो कितने थे, 7। और वर्तमान में अगर पूछे तो कितने हैं दोस्तों, 6 है। एक कहाँ पर गया, एक देखो कहाँ पर गया, आर्टिकल 31 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था ना, आर्टिकल 31 के अंदर क्या था, संपत्ति का अधिकार था, उसे यहाँ से हटाकर, मतलब मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे सीधा रख दिया गया अनुच्छेद के अंदर, एक नया अनुच्छेद बनाया 300A, और इसे क्या दिया दे दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब कैसा अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के द्वारा, क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तो है मोटी मोटी मौलिक अधिकारों की बात। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मौलिक अधिकार क्यों बनाए गए, मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत होती है सबसे पहले हमें कहां से देखने को मिलती है, 1215 के अंदर। पॉइंट है 1215, ब्रिटेन ब्रिटेन के जो सम्राट जॉन थे, जॉन द्वारा नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया गया, जो क्या कहलाया, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहलाया। और यहीं से क्या हो जाती है, मौलिक अधिकारों की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले ब्रिटेन के जो सम्राट जॉन थे द्वारा नागरिकों को क्या एक अधिकार पत्र दिया गया, उसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, इस ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वारा नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया गया था, उसी को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। तो अब जो मैं बात करूं, इतना लिख लिया होगा आपने एक बार। तो वर्तमान के अंदर हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, हम उसकी बात करेंगे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार। तो एक एक मौलिक अधिकार की बात करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार कहां से कहां तक चलेगा, 14 से लेकर 18 अनुच्छेद की जो बात होगी वो किस में होगी, समानता का अधिकार के अंदर होगी। तो टोटल कितने अनुच्छेद है इसमें, 5। कितने अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद है। 2 नंबर हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है, पहला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। 2 नंबर हमारे पास है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसकी बात चलेगी वो 19 से लेकर 22 तक। कितने अनुच्छेद है इसमें, 4 अनुच्छेद हैं। 3 नंबर जो हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है, 23 और 24। इसके लिए कितने अनुच्छेद है दोस्तों, 2 ही अनुच्छेद हैं, 23 और 24। 4 नंबर हमारा जो मौलिक अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहां से कहां तक चलेगा, ये चलेगा 25 से लेकर 28 तक। किसकी बात होगी, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होगी। 5 नंबर में सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ये चलेगा आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, ठीक है। 6 नंबर की बात करूं मैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 31 था वो क्या कर दिया गया, यहाँ से हटाकर कहां पर रख दिया गया, उसको आर्टिकल 301 के अंदर क्या बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये टोटल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं,
टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और उनकी बात किस किस अनुच्छेद में होगी वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। तो सबसे पहला हमारा अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। फिर है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक लेकर 19 से 22। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंदर है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक बात चलेगी। और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है वो 29 और 30 के अंदर है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल कौन से में होगी? आर्टिकल 32 में होगी। तो ये आपको क्या है, याद करने पड़ेंगे। 6 के 6 मौलिक अधिकार पेपर में अंदर पूछ लेता है अभी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है या कौन सा मौलिक अधिकार है, तो ये याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से, एक दो बार पढ़ोगे तो आप। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे थे? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि संघ सरकार वह क्या, वह उसकी संसद, राज्य सरकार वह उसका विधानमंडल और स्थानीय व अन्य प्राधिकारी क्या होंगे? शामिल होंगे। अन्य प्राधिकारी तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? राज्य शब्द की परिभाषा देता है। तो इसमें क्या है? संघ सरकार व उसकी संसद शामिल होंगी। एक और क्या? राज्य सरकार उसकी विधानमंडल भी शामिल होंगी। और स्थानीय व अन्य प्राधिकारी क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे। तो राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंदर है। और अनुच्छेद जो 13 क्या कह रहा है? अनुच्छेद जो 13 है, आर्टिकल में 13 की बात करूं, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद जो 13(1) के अंदर है, अनुच्छेद 13(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है? संविधान के लागू होने के पूर्व की अगर ऐसी कोई विधि, संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई विधि जो क्या कर रही है? मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, सीमित करती है, तो वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। लेकिन मौलिक अधिकार क्या होंगे? लेकिन मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे। और ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आच्छादन, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 12 के अंदर हमने क्या पढ़ा? राज्य शब्द की परिभाषा, और उसमें कौन कौन से शामिल होंगे? संघ सरकार क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। संघ सरकार व उसकी संसद, राज्य सरकार व उसकी विधानमंडल, स्थानीय व अन्य जितने भी जो प्राधिकारी हैं वो किस में शामिल होंगे? राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर क्या होंगे? ये शामिल होंगे। फिर हमने 13 अनुच्छेद 13 में क्या है? 13(1) संविधान के लागू होने से पूर्व की अगर कोई ऐसी विधि है, मतलब संविधान लागू होने से पूर्व का विधि का मतलब क्या है? यहाँ पे कानून है। क्या है? यहाँ पे कानून है। संविधान पूर्व की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को क्या कर रही है? सीमित कर रही है, मतलब मौलिक अधिकारों को क्या जो नष्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो ऐसे जो विधि है क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। लेकिन जो मौलिक अधिकार है ना, वो क्या है? सीमित नहीं होंगे। तो क्या ऐसी कोई विधि है तो उसको क्या कर देंगे? सीमित कर देंगे, लेकिन क्या मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे। ऐसा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। क्वेश्चन आ सकता है कि आच्छादन या
जो ग्रहण का सिद्धांत है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 13(1) के अंदर दिया गया है। तो ये एक बार बात नोट करो आप। अनुच्छेद जो 13(2) है, 13(2) की बात करेंगे। संविधान लागू होने के बाद की विधि जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है। क्या करती है? मौलिक अधिकारों को सीमित करती है। तो उसमें तो विधि या तो शून्य हो जाएगी या पृथक हो जाएगी। और ये कौन सा सिद्धांत कहलाया? पृथक्करण का सिद्धांत कहलाया। मतलब पहले वाला क्या था कि संविधान लागू होने के पूर्व की अगर कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को क्या कर रही है, सीमित कर रही है, तो क्या है, विधि शून्य हो जाएगी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद की अगर कोई विधि है जो मौलिक अधिकारों को क्या कर रही है, सीमित कर रही है, तो विधि या तो हम उस विधि को हटा देंगे या फिर उसे पृथक कर अलग रख देंगे। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाया है? पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब 13(1) और 2 के अंदर क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है ना, वो क्या है, सीमित नहीं होगा। जो विधि है वो सीमित या पृथक हो सकती है। आर्टिकल 13 के अंदर मैं बात करूं, 13(3) और 13(3) के अंदर क्या है, विधि। विधि शब्द की परिभाषा, मतलब जो विधि शब्द है इसमें कौन 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 से शामिल होंगे विधि शब्द के अंदर, उसकी जो परिभाषा आर्टिकल 13(3) के अंदर दी गई है। इसमें क्या है, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश और नियम, विनियम, अधिसूचना और ऐसी कोई प्रथा जो विधि को प्रभावी बनाती है, वो क्या हो जाएंगे, विधि शब्द की परिभाषा में शामिल हो जाएंगे। तो विधि शब्द की परिभाषा में कौन कौन से शामिल है? संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, मतलब जितने भी कानून है वो क्या है, विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। और राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश है वो किसके अंदर आएंगे, विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। जितने भी नियम है और विनियम है, अधिसूचना है और ऐसी कोई प्रथा जो क्या है विधि को प्रभावी बनाती है, वो सब के सब क्या आएंगे, विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो, नोट करो।
अनुच्छेद की बात करूं मैं, अनुच्छेद 13(4) कब जोड़ा गया था? 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13(4) को जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में क्या है? शामिल नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर जो अगर संविधान में संशोधन करना है उसका विधेयक होगा। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। तेरह चार के अंदर क्या है? 24वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? इसको 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में क्या है? शामिल नहीं है। मतलब जो संविधान संशोधन शब्द है वो क्या है? इस विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने हेतु बाध्यकारी होगा। मतलब राष्ट्रपति उसे वापस नहीं लौटा सकता, उसको क्या है? हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो एक बार आप इतना लिखो। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ से मौलिक अधिकार। सबसे पहले हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। और ये हमारे कहां से कहां तक चलेंगे? 14 से लेकर 18 तक चलेंगे। कौन से? समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 की बात करता हूं मैं। इसमें लिखा गया है कानूनी समानता। क्या सभी को जो मिलेगी कानूनी रूप से सभी को क्या कानूनी समान रूप से कानूनी समानता मिलेगी? कानूनी समानता। और ये कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता मतलब कानूनी रूप से सभी को क्या किया जाएगा? समान समझा जाएगा। और विधियों का समान संरक्षण मतलब समान के साथ क्या? समान के साथ समान व्यवहार। और ये जो विधियों का समान संरक्षण, ये शब्द हमने कहां से लिया? ये शब्द लिया हमने अमेरिका से। और ये जो शब्द है कानून के समक्ष समानता का शब्द हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। ये क्या है? नकारात्मक है। और ये क्या है? सकारात्मक है। तो आर्टिकल 14 के अंदर क्या है? कानूनी समानता, यानी कानूनी समानता, और वो भी 2 प्रकार की है। कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। कहां से लिया गया है ये शब्द? कानून के समक्ष समानता जो है शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। और ये विधियों का समान संरक्षण है, ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिया गया है। और इसमें क्या है? ये नकारात्मक है और ये क्या है? सकारात्मक है। तो एक बार आप इतना लिखो। कानूनी समानता किस आर्टिकल के अंदर है? कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के अंदर है। आर्टिकल हम बात करेंगे 15 की। अनुच्छेद 15 की मैं बात करूं तो इसमें क्या? सामाजिक समानता। सामाजिक
कौन सी समानता इसमें? सामाजिक समानता। समाज के अंदर जो समानता हमें मिलेगी वो किस आर्टिकल के अंदर है? 15 के अंदर। और अब आर्टिकल आता है अनुच्छेद 15(1). इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 नंबर 1 में क्या है? किसी भी नागरिक के साथ धर्म को लेकर, उसके मूल वंश को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसके लिंग को लेकर और जन्म स्थान के को लेकर क्या है? किसी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ क्या है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना पड़ेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कितने भी 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितनी बातें हैं? 5 बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सा? धर्म, उसके बाद में क्या? मूल वंश, उसके बाद में क्या? जाति, उसके बाद में क्या? लिंग, और उसके बाद में क्या? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म को लेकर या उसके मूल वंश को लेकर, जाति को लेकर, लिंग को लेकर और जन्म स्थान के आधार पर क्या है? उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) है सार्वजनिक स्थलों को लेकर, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसमें क्या किसी को भी हम रोक नहीं सकते प्रवेश के लिए। तो प्रवेश को लेकर क्या सभी के साथ क्या किया जाएगा? उस सभी के साथ क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कि अगर राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है? अलग से कुछ प्रावधान कर सकता है। तो 15 में क्या है? सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता में 15(1) में क्या है? किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(2) में क्या है? सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर सभी के साथ क्या है? समान व्यवहार किया जाएगा। और 15(3) में क्या है कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। उनके लिए क्या कर सकता है? अलग से कानून बना सकता है। तो ये 3 बातें एक बार नोट करो आप। अब हम बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 15(4) की। और ये कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर। आर्टिकल 15(4) कब जोड़ा गया? 3 तक तो मूल अधिकार के अंदर थे, मौलिक अधिकार के अंदर। और 15(4) है जो संविधान के लागू होने के बाद जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? जो हमारा प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। इसके अंदर क्या क्या कहा गया? सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर
सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC और ST व पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या कर सकता है, 15(4) में क्या लिखा हुआ, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व और ये सामान्य शिक्षण संस्थान के अंदर आर्टिकल में बात करूं 15(5) की, ये जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया। इसमें क्या है कि राज्य सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर SC और ST व पिछड़ा वर्ग हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये कौन सी संस्थानों के थे, उच्च शिक्षण संस्थानों में। कौन सी शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो ये सामान्य शिक्षण संस्थान में दिया जाएगी छूट, और ये क्या दी जाएगी, उच्च शिक्षण संस्थान में छूट दी जाएगी। तो 15(4) में कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन सी संस्थान में, सामान्य शिक्षण संस्थान के अंदर। और 15(5) जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व पिछड़ा वर्ग हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन से संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर। तो एक बार आप इतना नोट करो। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15(6) की, और ये दोस्तों कब जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन 3वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 को हुआ था। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 15(6) कब जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन के तहत 2019 के अंदर। इसके अंदर लिखा गया आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो क्या है, 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या लिखा है, आर्थिक व पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय विशेष प्रावधान किया जाएगा। वो कौन से में लिखा हुआ है, 15(6). और कल हम दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 16 की, जिसमें क्या सरकारी भर्तियों में जो नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाता है, उसमें किसकी बात की गई हुई है, आर्टिकल 16 के अंदर की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर। जय भारत, जय हिंद।